नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मेंस मतलब गाइडेंस प्रोग्राम जो है, जो हम आपके साथ साथ हम भी मेंस का प्रैक्टिस करते हैं, हमारा भी पेपर है। अभी तक हमने मेंस प्रैक्टिस में हम अपना 2984 सवाल का हमने प्रैक्टिस कर लिया है और साथ साथ आपको भी हम प्रैक्टिस में करा रहे हैं। इसमें हम 3 सवाल लेंगे, 2982, 2983, 2984। सवाल पहला है, भारत में निवेश आधारित विकास रणनीति की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या यह रोजगार प्रधान और समावेशी विकास को सुनिश्चित कर पा रही है? जब ऐसे सवाल आए, सबसे पहले इसका ऊपर में हम थोड़ा सा इसका बेसिक देंगे। भारत ने हाल ही के वर्षों में से निवेश आधारित विकास रणनीति को अपनी आर्थिक नीति का केंद्र बनाया है। इसका प्रमुख आधार सरकारी पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि, अवसंरचना निर्माण और विकास को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे हम लिख दें। उसके बाद फिर हमको इसका मूल्यांकन करना है, बीच में मतलब बॉडी में प्रभावशीलता का मूल्यांकन। सरकारी कैपेक्स में वृद्धि से क्राउडिंग इफेक्ट उत्पन्न हुआ है, यानी सार्वजनिक निवेश के कारण निजी क्षेत्र को आकर्षण मिला है। सड़क, रेल, लॉजिस्टिक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना ने लेन देन लागत घटाई है तथा आपूर्ति श्रृंखला दस्तर बढ़ाई है। विनिर्माण में पीएलआई के तहत इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट में निवेश इंक्रीज हुआ है, जिससे निर्यात क्षमता में सुधार हुआ है। फिर इसके बाद रोजगार प्रधानता। एग्जाम में आप ये सब हेडिंग नहीं देना है, सिर्फ आप इसको पैरामीटर में चेंज करके आपको लिखते ही जाना है। हालांकि निवेश आधारित रणनीति अल्पकाल में रोजगार गहन नहीं रही है, क्योंकि अधिकांश निवेश पूंजी गहन क्षेत्रों में हुआ है। इससे प्रत्यक्ष रोजगार सृजन सीमित रहा है, विशेषकर अनौपचारिक और निम्न कौशल श्रम के लिए। निर्माण चरण में यह अस्थायी रोजगार तो बनते हैं, पर दीर्घकालिक अस्थायी रोजगार अपेक्षाकृत कम है। फिर अब अगला पैराग्राफ में लिखेंगे, समावेशी विकास तभी संभव है जब निवेश एमएसएमई, कृषि संबंध उद्योगों, श्रम, गहन विनिर्माण जैसे वस्त्र हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा की ओर भी निर्देशित हो। डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय समावेशन ने क्षेत्र विषमता कम करने में मदद की है और कौशल मिलान की समस्या बनी। इसको करंट से भी अपडेट कर देना है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी है, वहीं इंप्रूवमेंट लिंक इंसेंटिव और स्किल इंडिया में सुधारों की घोषणा में रोजगार केंद्रित उपाय के रूप में हुई है। अब निष्कर्ष दे देना है, निवेश आधारित विकास रणनीति आर्थिक पुनरुद्धार और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी है, किंतु इसे रोजगार गहन क्षेत्र, एमएसएमई, क्रेडिट और मानव पूंजी निवेश से जोड़ना अनिवार्य है ताकि विकास वास्तविक और समावेशी बन सके। फिर हमने दूसरा सवाल लिया है, पीपीपी मतलब मॉडल पे है। भारत की अवसंरचना आवश्यकताओं के लिए यह अनिवार्य है, किंतु इसकी डिजाइन का खामियां निजी निवेश को हतोत्साहित करती है। आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, इसमें लिख भी दिया आलोचनात्मक। तो इसमें सबसे पहले भारत में अवसंरचना की विशाल आवश्यकताओं को देखते हुए पीपीपी मॉडल को एक अनिवार्य नीति उपकरण के रूप में अपनाया गया। इसका उद्देश्य सरकारी वित्तीय सीमाओं को पार कर निजी पूंजी, तकनीक और प्रबंधन दस्ता को सार्वजनिक परियोजनाओं में लाना है। सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे और ऊर्जा क्षेत्रों में पीपीपी के माध्यम से उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। सकारात्मक पक्ष पहले लिखना है। पीपीपी मॉडल ने परियोजनाओं में समयबद्ध निष्पादन, लागत दस्ता और सेवा गुणवत्ता में सुधार किया। हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल एचएएम ने सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जोखिम साझाकरण को संतुलित किया है। पीपीपी से अवसंरचना निर्माण में नवाचार और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं भी बनाई है। डिजाइन कमियां और चुनौतियां। हालांकि पीपीपी मॉडल में कई खामियां सामने आई है। राजस्व जोखिम को गलत आकलन, विशेषकर यातायात अनुमानों में, अनुबंध विवाद और जटिल शर्तें जिनसे परियोजनाएं अटकती है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति नीति। 2008 के बाद कई पीपीपी परियोजनाएं एनपीए, जिसे निवेशक का विश्वास कम हुआ है। एनपीए बहुत समस्या है बैंक का। सुधार और वर्तमान में हम इसको क्या कर सकते हैं वो लिखना पड़ेगा। सरकार ने संशोधित पीपीपी फ्रेमवर्क, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तथा तेज विवाद समाधान तंत्र की दिशा में कदम उठाए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी को नया अवसर मिल रहा है। निष्कर्ष दे देना है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पीपीपी मॉडल भारत की अवसंरचना के लिए आवश्यक है, पर इसकी सफलता के लिए पारदर्शी अनुबंध, व्यवहार, परियोजना में डिजाइन और दीर्घकालिक नीति स्थिरता अनिवार्य है। सही सुधारों के साथ पीपीपी निजी निवेश को पुनः आकर्षित कर सकता है। फिर अब अगला एक लास्ट सवाल, हम अपने साथ हम जो प्रैक्टिस करते हैं आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। हमारा टारगेट है कि कम से कम इतना प्रैक्टिस किया जाए कि प्री और मेंस को छूटे नहीं। अगला है पीएलआई, एसेट मोनेटाइजेशन और कैपेक्स लेड ग्रोथ जैसे नए निवेश मॉडल भारत में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच किस हद तक सक्षम बनाते हैं। थोड़ा सा हेडिंग बनाएंगे, भारत ने हाल के वर्षों में नए निवेश मॉडल को अपनाकर आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया है। रोजगार लिंक इंसेंटिव योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण, इंपोर्टेंट घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है। इससे इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित हुआ है। अगला है एसेट मोनेटाइजेशन, पाइपलाइन के माध्यम से मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों से संसाधन जुटाकर नए निवेश के लिए राजकोषीय स्थान बनाया गया। इसके साथ साथ सरकार द्वारा कैपेक्स लेड में ग्रोथ पर जोर देने से अवसंरचना निर्माण में तेजी आई है, जिसका उच्च मल्टीप्लायर प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के संदर्भ में यहाँ पे इसको लिख देंगे, भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक मंदी, आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों के बीच ये मॉडल भारत की आंशिक रूप से लचीला बनाते हैं। घरेलू विनिर्माण, लॉजिस्टिक और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर बाहरी झटकों के प्रभाव को कम करता है। इन मॉडल की सफलता एमएसएमई, सहभागिता, कौशल उपलब्धता और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। केवल पूंजी प्रोत्साहन से समावेशी रोजगार सृजन सुनिश्चित नहीं होता। आगे की तरह हरित निवेश, डिजिटल अवसंरचना, मानव पूंजी विकास और नीति स्थिरता के साथ इन मॉडल का संयोजन भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं को बेहतर निपटने में सक्षम बनाएगा। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि नए निवेश मॉडल आवश्यक और प्रासंगिक है, पर उन्हें समावेशी और सतत रणनीति से जोड़ना भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यदि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज करेंगे।